और आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी का एक अमेजिंग चैप्टर। अमीबा में न्यूट्रिशन की प्रोसेस कैसे होती है, ग्रीन प्लांट्स में न्यूट्रिशन की प्रोसेस कैसे होती है, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं और पिछले 2 लेक्चर से हम बात कर रहे हैं अपनी। फॉर द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में पाया जाता है एक माइंड ब्लोइंग सा सिस्टम जिसे हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तभी हमें समझ में आएगा कि इस सिस्टम के थ्रू न्यूट्रिशन की प्रोसेस हमारी बॉडी में कैसे होती है। हेलो बच्चा पारी, दिस इज विभूति खरे, योर साइंस एजुकेटर। वेलकम टू माय चैनल साइंस क्लब बाय विभूति मैम। और आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी का एक अमेजिंग चैप्टर, लाइफ प्रोसेसेस। प्रीवियस लेक्चर से हम बात करते आ रहे हैं इस चैप्टर में न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस के ऊपर। अमीबा में न्यूट्रिशन की प्रोसेस कैसे होती है, ग्रीन प्लांट्स में न्यूट्रिशन की प्रोसेस कैसे होती है, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं और पिछले 2 लेक्चर से हम बात कर रहे हैं अपनी कि ह्यूमन बींग्स में एग्जैक्टली कैसे होती है न्यूट्रिशन की प्रोसेस। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि बेटा जी, फॉर द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में पाया जाता है एक माइंड ब्लोइंग सा सिस्टम जिसे हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारा सबसे पहला फ़र्ज़ ये बनता है कि हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ें, तभी हमें समझ में आएगा कि इस सिस्टम के थ्रू न्यूट्रिशन की प्रोसेस हमारी बॉडी में कैसे होती है। तो प्रीवियस 2 लेक्चर्स में बेटा हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर ही बात कर रहे थे। मैंने आपको समझाया था कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के उनके रिस्पेक्टिव सेक्रीशंस होते हैं, उन सेक्रीशंस में कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाएंगे। ये सब कुछ हम कवर कर चुके हैं अपने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में। तो वो बच्चा जिसने अभी तक पिछले 2 लेक्चर्स नहीं लगाए हैं वो डायरेक्टली यही लेक्चर आकर के देखने लग गया है। बेटा मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप सबसे पहले जाकर के एलिमेंट्री कैनाल पढ़ो, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़ो, ताकि आज के लेक्चर की आप कहानी को रिलेट कर पाओ, बेहतर तरीके से समझ पाओ। ऑल राइट, चलो। तो अब क्योंकि हमने हमारी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो यार अब हम देख सकते हैं ना कि बॉडी में न्यूट्रिशन की प्रोसेस कैसे होती है। तो बस आज हमें यही देखना है, हमारे लेक्चर का टारगेट यही है कि आज हमें न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स का जो टॉपिक है वो फिनिश कर देना है। टारगेट मैंने बना दिया है, आपको बता दिया है, होपफुली आपको समझ में भी आ गया होगा। तो अब एक काम करते हैं, अपने इसी टारगेट को अचीव करने के लिए आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। ओके, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा जी मुझे ये बताओ कि ह्यूमन बींग्स में कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, तो आप बोलोगे कि अरे मैम इतना बच्चों वाला सवाल। मैम देखो, हम जो ऑर्गेनिजम्स हैं ना, हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना अपनी बॉडी में खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। भाई हमारे पास क्लोरोफिल पिगमेंट तो है नहीं कि हम हर जगह फोटोसिंथेसिस करते हुए बैठें। ठीक है, तो हमसे अपना खाना तो खुद सिंथेसाइज नहीं होने वाला, तो नेचुरली हम डिपेंड करेंगे दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर अपने न्यूट्रिशन के लिए। प्लांट्स, एनिमल्स, उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें हम कंज्यूम करते हैं ताकि हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स की डिमांड है, जो रिक्वायरमेंट है, उसको हम फुलफिल कर सके। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ही हम क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें भी कौन सा वाला टाइप, याद करो, थिंक होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। भाई होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म अपने खाने को, अपने फूड को एकदम तमीज़ से बॉडी के अंदर लेता है, यानी कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ही उस फूड का डाइजेशन होता है। तो बेटा ह्यूमन बींग्स में भी एग्जैक्टली ऐसे ही होता है कि हम अपने खाने को बॉडी के अंदर लेते हैं और बॉडी के अंदर उसका डाइजेशन करते हैं। तो हमारे अंदर पाया जाता है होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। इस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन की 5 स्टेप्स होती हैं। कौन कौन सी? इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। एक्सक्रीशन नहीं बोलना, एक्सक्रीशन एक एंटायरली डिफरेंट लाइफ प्रोसेस है। पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन की ये 5 स्टेप्स होती हैं, इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। और बेटा आज के लेक्चर में ना हमें इन 5 ही स्टेप्स को पढ़ना होगा, समझना होगा, तभी हम ये पता लगा पाएंगे कि ह्यूमन बींग्स में कैसे होती है न्यूट्रिशन की प्रोसेस। ठीक है, अब इससे पहले कि इन 5 स्टेप्स को मैं आपको डिटेल में पढ़ाना स्टार्ट करूं, बेटा मैं ये चाहती हूँ कि मैं आपको प्रीवियस लेक्चर का ना एक क्विक रिकैप दे दूं, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हमें ये देखना है कि बॉडी में फूड का डाइजेशन कैसे होता है। और मैंने आपको ये बताया है कि डाइजेशन के लिए हमें चाहिए होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़ ली हैं, उनके रिस्पेक्टिव सेक्रीशंस पढ़ लिए हैं, सेक्रीशंस में कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं वो भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो देखा जाए तो अभी तक आपने सिर्फ डाइजेस्टिव एंजाइम्स के नाम पढ़े हैं। उन डाइजेस्टिव एंजाइम्स का डाइजेशन में एग्जैक्टली रोल क्या है वो आज हम पढ़ेंगे। तो एक बार अपन फटाफट से क्या करते हैं,
जितनी भी अपनी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं उनके जो रिस्पेक्टिव सेक्रीशंस हैं उनमें जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जा रहे हैं उनको अपन एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं बेटा सलाइवरी ग्लैंड्स के साथ। आ जाओ, ज़रा बताना कितनी सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं हमारी बॉडी में? 6। यस, आप बोल सकते हो 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स आर फाउंड अराउंड दी बकल कैविटी। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स के सेक्रीशन को अपन क्या बोलते हैं? सलाइवा। और सलाइवा में अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है, डाइजेस्टिव एंजाइम की बात की जा रही है। ठीक है, एक ऐसा एंजाइम जो कि डाइजेशन में हेल्प करे, तो क्या नाम बताओगे? अरे बहुत आसान है भाई, ट्राई तो करो। सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, इसका एक और नाम होता है बेटा, हिंट देती हूं मैं, पी से स्टार्ट होता है। इसका जो दूसरा नाम है वो आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, वीडियो के कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ये आपका छोटा सा होमवर्क हो गया है। तो सलाइवरी ग्लैंड्स, 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स आर फाउंड अराउंड द बकल कैविटी। इनके सेक्रीशंस को हम बोलते हैं सलाइवा, और सलाइवा में जो डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है उसे हम बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज। एक और नाम होता है वो आप मुझे बताओगे। चलो नीचे आते हैं और बात करते हैं स्टमक की। स्टमक की जो बेटा मस्कुलर वॉल है, ठीक है, स्टमक की जो मस्कुलर वॉल होती है, वॉल की जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है जिसको अपन बोलते हैं इनरमोस्ट लेयर, आप उसको लाइनिंग भी बोल सकते हो। तो स्टमक की मस्कुलर वॉल की जो इनरमोस्ट लेयर है उसमें पाई जाती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है, जैसे कि मान लो कि ये इनरमोस्ट लेयर है। अरे 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 क्या हो रहा है? ये इनरमोस्ट लेयर है स्टमक की मस्कुलर वॉल की। तो देखो यहाँ पर पाई जाएंगी ऐसे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ये दिख रही है, ये सारी क्या है बेटा? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में पाए जाते हैं 3 टाइप्स ऑफ सेल्स। नाम याद है कि नहीं? अरे होना चाहिए भाई, क्योंकि इन तीनों ही टाइप्स ऑफ सेल्स के जो सेक्रीशंस हैं उनको मिला करके क्या बनता है? गैस्ट्रिक जूस बनता है ना। जब खाना स्टमक में जाता है तो वो खाना गैस्ट्रिक जूस के साथ ही तो प्रॉपरली मिक्स होगा, तभी तो उसका डाइजेशन आप बोल सकते हो कि अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं उनमें पाए जाते हैं 3 टाइप्स ऑफ सेल्स। कौन कौन से? म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स, पेप्टिक सेल्स, और यू कैन से चीफ सेल्स, एंड थर्ड वन पेराइटल सेल्स, जिनको हम ऑक्जेंटिक सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो कौन से हो गए 3 टाइप्स ऑफ सेल्स? म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स, पेप्टिक सेल्स या चीफ सेल्स, पेराइटल सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल्स। म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स क्या निकालेंगे? नाम से ही समझ में आ रहा है भाई, म्यूकस सेक्रेट करेंगे। जो पेप्टिक सेल्स हैं या जो चीफ सेल्स हैं वो क्या निकालेंगे? पेप्सिनोजन एंजाइम। मैंने आपको लर्न करने का एक तरीका बताया था, ऐसे याद करो, चीफ पेप्सी पीता है तो चीफ से आ जाएंगे चीफ सेल्स, और चीफ क्या पी रहा है? पेप्सी, तो पेप्सी से बन जाएगा पेप्सिनोजन। ठीक है, तो चीफ सेल्स या पेप्टिक सेल्स क्या करते हैं? पेप्सिनोजन एंजाइम सेक्रीट करते हैं। और फिर बचे हमारे पेराइटल सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल्स, वो क्या निकालेंगे? वो क्या सेक्रीट करेंगे? HCl। सो HCl मैं यहाँ पे लिख दूं क्या? HCl, पेप्सिनोजन एंड म्यूकस, इन तीनों को मिला दो तो क्या बन जाता है? गैस्ट्रिक जूस बन जाता है। ऑलराइट, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा गैस्ट्रिक जूस में डाइजेस्टिव एंजाइम कौन सा पाया जाता है, तो आप क्या बोलोगे? पेप्सिनोजन। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस में, जैसे कि अपन ने बोला ना कि सलाइवा में डाइजेस्टिव एंजाइम कौन सा है, तो आपने बोला मैम सलाइवरी अमाइलेज। वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि गैस्ट्रिक जूस में कौन है डाइजेस्टिव एंजाइम, तो आप क्या बोलोगे? पेप्सिनोजन। तो आप बोलोगे कि मैम फिर इसका मतलब ये HCl का कोई रोल नहीं होता क्या? अरे इसका बहुत रोल होता है बेटा, बहुत बड़ा रोल होता है। आप तो बस ये समझ लो कि ये जो पेप्सिनोजन एंजाइम होता है ना, ये सो रहा होता है, ये बेसिकली अपने इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए ना HCl चाहिए होता है। अभी आगे सब पढ़ाऊंगी, बस अभी के लिए इतना समझ लो कि डाइजेस्टिव एंजाइम भले ही गैस्ट्रिक जूस में कौन है? पेप्सिनोजन है, लेकिन HCl का भी बहुत बड़ा रोल होता है बेटा डाइजेशन में, फूड के। ठीक है, चलो और नीचे आते हैं और बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन,
हमारी एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट है ये स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन फिर भी स्मॉल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका डायमीटर स्मॉल है, बाकी है तो ये एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट। चलो, यहाँ पर भी वही है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है, वॉल की जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है, जिसको अपन बोलते हैं इनर मोस्ट लेयर, वहाँ पर पाए जाते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, और उनके सेक्रीशंस को हम क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइनल जूस। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा इंटेस्टाइनल जूस में कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं, तो मैम कन्फ्यूजन हो सकती है, और इसीलिए कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि सुलीला की मॉल में एंट्री हुई, न्यूक्लियोटाइडेजेस, न्यूक्लियोसाइडेजेस। याद आ रहा है? चलो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, और इनके सेक्रीशंस को हम क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइनल जूस। और कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे? तो पहले अपन ट्रिक याद करते हैं, ट्रिक से जो है एंजाइम्स भी याद हो जाएंगे। सुलीला की मॉल में एंट्री हुई, ठीक है, तो सू से बन जाएगा सुक्रेस, ली से बन जाएगा लाइपेज, ला से बन जाएगा लैक्टेज, की से कुछ नहीं बनेगा, वो तो बस ऐसे ही लगा दिया है। अरे सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए भाई समझा करो। मॉल से बन जाएगा माल्टेज, एंट्री से बन जाएगा एंटेरोकाइनेज, और दो और एंजाइम्स होते हैं जो हमारे इस ट्रिक में नहीं आ पाए हैं, इंक्लूड नहीं हो पाए हैं, बट उनके नाम भी आपको याद करने हैं। न्यूक्लियोटाइडेजेस एंड न्यूक्लियोसाइडेजेस। ठीक है, क्या ये एंजाइम्स आपको याद हो जाएंगे बेटा? करने तो पड़ेंगे, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो सुलीला की मॉल में एंट्री हुई, सुक्रेज, लाइपेज, लैक्टेज, माल्टेज, एंटेरोकाइनेज एंड न्यूक्लियोटाइडेजेस एंड न्यूक्लियोसाइडेजेस। ठीक है, बस खत्म क्या? अरे नहीं, अभी लिवर और पैनक्रियाज भी तो बचे हैं। कहाँ लिखें? चलो आगे लिख देते हैं। अब बात करते हैं बेटा जी लिवर की। लिवर के सेक्रीशन को क्या बोलते हैं? बाइल, और यू कैन से बाइल जूस। और इसमें बेटा कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाया जाता है। लिवर का जो सेक्रीशन है इसे हम बोलेंगे बाइल या बाइल जूस, और इसमें कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाया जाता है, बट फिर भी इसे हम पढ़ रहे हैं डाइजेशन के लिए। क्यों? क्योंकि बाइल या बाइल जूस में पाई जाती हैं दो चीज़ें, बाइल पिगमेंट्स एंड बाइल सॉल्ट्स। बाइल पिगमेंट्स के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, बिलिरुबिन एंड बिलीवर्डिन। ठीक है, इनका एज सच डाइजेशन में कोई रोल नहीं होता है, और इनके बारे में सीबीएसई ने, मतलब आपकी एनसीईआरटी बुक ने कुछ बोला भी नहीं है, बट थोड़ा बहुत मैंने आपको एक्स्ट्रा पढ़ा दिया था कि बाइल पिगमेंट्स जो होते हैं वो दो होते हैं, बिलिरुबिन एंड बिलीवर्डिन। ठीक है, हटाओ उसको। अब हम बात करते हैं बाइल सॉल्ट्स की। भाई बाइल में दो चीज़ें हैं, बाइल पिगमेंट्स एंड बाइल सॉल्ट्स। हमें मतलब है फॉर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बाइल सॉल्ट्स से, क्योंकि ये क्या करते हैं? फैट्स का इमल्सिफिकेशन करते हैं। मैम ये इमल्सिफिकेशन क्या होता है? याद करो, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि जो हम खाना खाते हैं बेटा, उस खाने में ना फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं। ठीक है, हम जो भी खाना खाते हैं उसमें फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं। तो अब जो फैट्स को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है वो बोलेगा कि हे भगवान, मुझसे तो ये जो बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स हैं इनको मुझसे डाइजेस्ट करते ही नहीं बन रहा, मैं तो इनके ऊपर अपना एक्शन ही परफॉर्म नहीं कर पा रहा, इतने बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स हैं। ओ भाई, इसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ो। तो हमने जो खाना खाया उसमें जो फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स थे, जब उनका ब्रेक डाउन होता है, जब उनको तोड़ा जाता है इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, दिस प्रोसेस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन, एंड दिस इमल्सिफिकेशन इज परफॉर्म्ड बाय बाइल सॉल्ट्स। तो माना कि इसमें कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, लेकिन इसका जो एक कंपोनेंट है जिसे हम बोल रहे हैं बाइल सॉल्ट्स,
जब तक बेटा ये बाइल सॉल्ट्स फैट्स का इमल्सिफिकेशन नहीं कर देते ना बॉडी में, बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में नहीं तोड़ देते ना, तब तक बेटा बॉडी में फैट्स का डाइजेशन ही नहीं हो पाएगा। आप लेकर के बैठे रहो फैट्स को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम बॉडी में, वो एंजाइम भी कुछ नहीं कर पाएगा जब तक कि इमल्सिफिकेशन नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें पाया जाता है क्या, बाइल सॉल्ट्स। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं लास्ट पेनक्रियास की। ये एंडोक्राइन ग्लैंड है बेटा या एक्सोक्राइन ग्लैंड है? ये एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, इसको आप कॉम्पोजिट ग्लैंड भी बोल सकते हो। इसमें एंडोक्राइन पार्ट भी होता है और एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है। क्या बोला मैंने? पेनक्रियास को आप केवल एंडोक्राइन या आप इसको केवल एक्सोक्राइन ग्लैंड नहीं बोल सकते हो। ये एक कॉम्पोजिट ग्लैंड है, ये एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि इसमें एंडोक्राइन पार्ट भी होता है और एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है। जो पेनक्रियास का एक्सोक्राइन पार्ट है वो निकालता है क्या, पेनक्रियाटिक जूस, जिसमें कि होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और जो पेनक्रियास का एंडोक्राइन वाला पार्ट है वो हार्मोन्स निकालेगा, इंसुलिन, ग्लूकागॉन। ठीक है, तो मैं आप पे थोड़ा सा लिख भी देती हूँ कि ये एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। इसके पास दोनों पार्ट्स हैं बेटा, एंडोक्राइन पार्ट भी और एक्सोक्राइन पार्ट भी। एंडोक्राइन पार्ट से निकलते हैं हॉर्मोन्स। कौन से? आगे पढ़ना ही है। आप बोलोगे कि मैम नाम याद ना करें तो मत करो। जब अगला चैप्टर पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वहाँ पर तो सारे हार्मोन्स के नाम याद करने पड़ेंगे। तो एंडोक्राइन पार्ट से निकलते हैं हार्मोन्स, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। इनका काम बेसिकली होता है ब्लड में ब्लड शुगर के मतलब ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करना। अभी मोटा मोटा बता रही हूँ, डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन इन दोनों का काम होता है ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करना, बढ़ाना कम करना, ये मिलके आपस में कर लेते हैं। एक्सोक्राइन पार्ट से निकलता है जो सेक्रीशन है बेटा, उसे हम बोलते हैं पेनक्रियाटिक जूस। और इसमें कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं? एमी न्यू केमिकल वाली लिपस्टिक ट्राई करती है। इस ट्रिक से आप सारे एंजाइम्स याद कर सकते हो। मैं लिख देती हूँ सबसे पहले, एमी न्यू केमिकल वाली लिपस्टिक ट्राई करती है। ठीक है, एमी से बन जाएगा अमाइलेज, न्यू से बन जाएगा न्यूक्लियस, केमिकल के केमी से बन जाएगा काइमोट्रिप्सिनोजन, लिपस्टिक की लिप से बन जाएगा लाइपेज। आप बोलोगे कि मैम लाइपेज तो हमने पहले भी पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? अरे मैम यहाँ पर तो आपने बताया था, ये जब हम बात करते हैं इंटेस्टाइनल जूस की, तो यहाँ पर भी तो लाइपेज एंजाइम है। हाँ, तो क्या बड़ी बात है भाई, जो इंटेस्टाइनल जूस है उसमें भी लाइपेज है। और अभी हम बात कर रहे हैं पेंक्रियाटिक जूस की, तो पेंक्रियाटिक जूस में भी क्या है? लाइपेज है। तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा। लाइपेज का काम है ज़्यादा, इसलिए दो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के सेक्रीशंस में क्या है? लाइपेज एंजाइम है। आप तो वैसे समझ लो। ट्राई से बन जाएगा ट्रिप्सिनोजन। ऑलराइट, करती है को गोली मारो, उसको कोई काम नहीं है। तो एमी न्यू केमिकल वाली लिपस्टिक ट्राई करती है अमाइलेज, न्यूक्लियस, काइमोट्रिप्सिनोजन, लाइपेज एंड ट्रिप्सिनोजन। क्या आपको इस ट्रिक से बेटा जी याद हो जाएंगे पेंक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स? करने ही पड़ेंगे, और कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। तो ये अपन ने पिछले लेक्चर में, अच्छा हाँ, एक और चीज़ सुन लो। मैंने आपको बताया था कि खाने का जो कंप्लीट डाइजेशन है वो अल्टीमेटली कहाँ होना है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होना है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं, उनके जो इंटेस्टाइनल जूस है वो कहाँ रहेगा बेटा? वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही रहेगा।
अरे दिमाग लगाने वाली बात है ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है, वॉल में जो इनरमोस्ट लेयर है वहीं तो पाए जा रहे हैं ना इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। तो उनका जो सेक्रीशन है इंटेस्टाइनल जूस वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही रहेगा। स्टमक का जो सेक्रीशन है गैस्ट्रिक जूस वो स्टमक में रहेगा, लेकिन लिवर का जो सेक्रीशन है बाइल और पेनक्रियास का जो सेक्रीशन है पेंक्रियाटिक जूस, बेटा ये कहाँ आएंगे, ये पहुंचेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्योंकि ये भी देखो कॉमन सेंस वाली बात है, अगर मैं बोल रही हूँ कि स्मॉल इंटेस्टाइन में खाने का कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है, इसका मतलब खाने में जो जो भी कंपोनेंट्स हैं, कार्ब्स हो, फैट्स हो, प्रोटीन्स हो, न्यूक्लिक एसिड्स हो, जो भी कंपोनेंट्स है आपके फूड में बेटा, वो अल्टीमेटली कहाँ जा करके डाइजेस्ट होंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो सारे हर तरह के एंजाइम्स को कहाँ आना पड़ेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में ना, तब जा करके तो वहां पर क्या होगा, फूड का कंप्लीट डाइजेशन होगा। तो इसलिए लिवर का जो सेक्रीशन है बाइल और पेनक्रियास का जो सेक्रीशन है पेंक्रियाटिक जूस, ये कहाँ आ जाएंगे बेटा, अपनी अपनी डक्ट्स के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएंगे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आप बोल सकते हो कि क्या क्या हो जाएगा, इंटेस्टाइनल जूस, पेनक्रियाटिक जूस एंड लिवर के बाइल के बाइल सॉल्ट्स। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसको लिखना चाहूंगी। तुम भी लिखो, ये नहीं कि बस मैम लिख देंगी, बेटा पेपर जाकर के तुम्हें देना है, मैंने नहीं देना। चलो, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा इंटेस्टाइनल जूस, मतलब ये तो रहेगा ही पर फिर भी मैं लिख दे रही हूँ इंटेस्टाइनल जूस। तो सारे एंजाइम्स यहीं रहेंगे इंटेस्टाइनल जूस के। ठीक है, उसके अलावा लिवर का बाइल या बाइल जूस, स्पेसिफिकली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बाइल सॉल्ट्स की, ठीक है ना, और पेनक्रियाटिक जूस। ये सब कहाँ आने वाला है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आने वाला है। तभी तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर के खाना बोलेगा कि बस यार बस, जितना भी कुछ था कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, सबको तोड़ दिया। तो अल्टीमेटली खाने का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होगा बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो ये अपन ने फटाफट से क्या करा बेटा, रिवीजन कर लिया। मतलब इतना फटाफट भी नहीं हुआ है, धीरे धीरे ही हुआ है, पर चलो कोई बात नहीं, हो तो गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने में क्या है, शुरू कर दें न्यूट्रिशन की प्रोसेस। इसको मैं ऊपर नीचे क्यों कर रही हूँ, नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं ना हम। नोट्स की टेंशन मत लेना कि मैम नोट्स कहाँ मिलेंगे, बेटा ये सब कुछ, अरे ये क्या हुआ, हाँ, नोट्स की टेंशन आपने बिल्कुल भी नहीं लेनी है कि मैम ये सब कहाँ मिलेगा, आप तो लिख के हटा दोगे। नहीं, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उस लिंक के थ्रू आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। हर लेक्चर के जो नोट्स हैं, जो PDF है बेटा, वो आपको उसी टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं। ठीक है, तो तुम्हें इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम अपने नोट्स खुद ही बनाओ, मैम जो बना रही हैं उसी को पढ़ लो तो तुम्हारा रिविजन हो जाएगा। चलो अब हम शुरू करते हैं न्यूट्रिशन की प्रोसेस को। आ जाओ बेटा, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। कौन सा टाइप पाया जा रहा है, होलोजोइक। कौन कौन सी स्टेप्स हैं, इंजेशन, ये पहली स्टेप है। आ जाओ अपन इसी को निपटा देते हैं, या चलो लिख देती हूँ, तुम भी तो इतने नालायक हो कि तुम याद नहीं करते हो टाइम पर। चलो, इंजेशन, डाइजेशन, absorption, assimilation, and the last one is ingestion. इंजेशन और इजेशन में कंफ्यूज मत होना। मेरे प्रीवियस बैच में एक बच्चा था, वो हर बार जो है इंजेशन और इजेशन में कंफ्यूज हो जाता था। कभी वो यहाँ बोलता था इजेशन, कभी वो इंजेशन को यहाँ बोलता था। तो बेटा पहले खाने को इन करना पड़ेगा, पहले आप खाने को बॉडी के अंदर लोगे तब बाहर निकाल पाओगे, दिमाग लगाओ। ठीक है, तो इंजेशन और लास्ट में आएगा इजेशन। चलो हम स्टार्ट करते हैं इंजेशन के साथ। व्हाट इज इंजेशन गाइस, बहुत ही इजी है। इंजेशन का मतलब है कि तुम खाने को अपनी बॉडी के अंदर ले रहे हो। कुछ तोड़ ताड़ ना हो मेरी क्लास में, ऐसा हो सकता है क्या? चलो
हाँ जी, तो हम बात कर रहे हैं किसकी? इंजेशन की, ठीक है। तो इंजेशन का मतलब क्या है बेटा जी? इंजेशन का मतलब इस स्टेप में आपको बस फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेना होता है। कैसे लेंगे? अरे भाई हम पढ़ चुके हैं ना कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है इसकी दो ओपनिंग्स होती हैं। एंटीरियर ओपनिंग को हम बोलते हैं माउथ और पोस्टीरियर ओपनिंग को हम बोलते हैं एनस। तो ये जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल की एंटीरियर ओपनिंग है माउथ, इसके थ्रू ही हम क्या करेंगे? अपने खाने को, फूड को बॉडी के अंदर लेंगे। अब मान लो कि ये मुंह खुला हुआ है, अब इससे आपने फूड को बॉडी के अंदर लिया, तो माउथ से बेटा, थ्रू माउथ ये खाना बॉडी के अंदर जा रहा है, पर कहाँ जा रहा है स्पेसिफिक? अगर मैं आपसे लोकेशन पूछूं कि ये गेट है, गेट से गाड़ी अंदर तो आ गई, पर अंदर कहाँ आई है? किसके घर में आई है? कौन सी सोसाइटी में? तो आप क्या बोलोगे कि मैम माउथ से फूड की एंट्री तो हो गई है, अब फूड गया कहाँ? तो बेटा ये जो माउथ है ये कहाँ जा करके ओपन होता है? इसकी जो पीछे की जो पूरी स्पेस है उसको अपन क्या बोलते हैं? बकल कैविटी बोलते हैं, जहाँ पे अपने दांत होते हैं, जबान होती है, पैलेट, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, ये सब कुछ चीज़ें होती हैं। तो उसी बकल कैविटी में ना आएगा खाना। तो माउथ से आपने फूड को बोला कि हाँ आ जाओ आ जाओ, अंदर आ जाओ। अंदर कहाँ आया? बकल कैविटी में आया। अब बकल कैविटी में क्या है? दांत है, इंसिजर्स, कैनाइन, मोलार्स एंड प्रीमोलार्स, ये सब मिलकर के क्या करेंगे? स्पेशली मोलार्स एंड प्रीमोलार्स, ये सब मिलकर के क्या करेंगे बेटा? खाने को अच्छे से क्रश करेंगे, ग्राइंड करेंगे, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करेंगी? अपना सलाइवा निकालेंगी। और अब ज़रूरी है ये कि सलाइवा जो निकल रहा है उसकी फूड पार्टिकल्स के साथ अच्छे से मिक्सिंग हो जाए। देखो जब खाना बकल कैविटी में आता है ना बेटा, थ्रू माउथ, इसे हम बोल देते हैं इंजेशन की प्रोसेस। अब खाना अंदर आ तो गया, लेकिन अब हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए दांत हमारे क्या करेंगे? खाने को, स्पेशली मोलार्स एंड प्रीमोलार्स, अच्छे से क्रश कर देंगे, ग्राइंड कर देंगे। जो भी आपने खाना डाला है मुंह में उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देंगे। सलाइवरी ग्लैंड्स अपना काम कर रही हैं, सलाइवा निकाल रही। तो अब ज़रूरी क्या है कि ये जो खाने के छोटे छोटे पार्टिकल्स बन रहे हैं, नॉट पार्टिकल्स, जो खाने के छोटे छोटे पीसेस बन रहे हैं, इनकी अच्छे से मिक्सिंग हो जाए सलाइवा के साथ। तो ये मेक श्योर कौन करती है? हमारी टंग। ये टंग क्या करती है? कभी अगर आपने नोटिस किया हो, अगर आज तक कभी नहीं किया तो आज कर लेना बेटा। अभी कुछ तुम खा के देख लो। जब हम च्यू करते हैं बेसिकली, तो हमारी जो टंग है वो भी बढ़िया तरीके से क्या करती है? पूरी बकल कैविटी में ऐसे ऐसे करके मूव करती है। उसके मूवमेंट का रीज़न क्या है? बस यूं ही नहीं कि टंग को लग रहा है कि मैं पड़े पड़े बोर हो गई थी तो मैं काम करती हूँ, मूव ही कर लेती हूँ। नहीं, वो बोर्डम में बेटा मूवमेंट नहीं कर रही है। वो ये जानती है कि जब वो मूव करेगी ठीक से बकल कैविटी में, तभी फूड पीसेस का या पार्टिकल्स का आप बोल सकते हो कि एक थोरो मिक्सिंग हो पाएगी सलाइवा के साथ, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, अगर हमें कुछ मिक्स करना है तो हम क्या करेंगे? एक स्पून का इस्तेमाल करेंगे, है ना, अच्छे से स्टर करेंगे। लेकिन हमारी बकल कैविटी में तो हम ये कर नहीं सकते कि खाना खा रहे हैं, च्यू कर रहे हैं और साथ में क्या कर रहे हैं? चम्मच घुमा रहे हैं ताकि खाना अच्छे से मिक्स हो जाए सलाइवा के साथ। ये पॉसिबल नहीं है। तो टंग बोलती है कि डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं एक मस्कुलर स्ट्रक्चर हूँ, मैं एक मस्कुलर ऑर्गन हूँ, ऐसा मूव करूँगी कि जो पूरा खाना है वो अच्छे से सलाइवा के साथ मिक्स हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ देखो क्या लिखा गया है। इंजेशन क्या है? इनटेक ऑफ फूड थ्रू माउथ। इंजेशन का इस स्टेप का मतलब ही क्या है बेटा? कि हम माउथ के थ्रू खाने को बॉडी के अंदर ले रहे हैं। और माउथ में बार बार इसीलिए स्पेसिफाई, मतलब इस पे इतना मैं स्ट्रेस इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि माउथ ही वो हमारी बॉडी की ओपनिंग होती है जहाँ से हम फूड को अंदर लेते हैं। बॉडी में वैसे तो बहुत सारी ओपनिंग्स हैं, बट फूड के इनटेक के लिए माउथ का ही इस्तेमाल किया जाएगा। तो इनटेक ऑफ फूड थ्रू माउथ इज कॉल्ड इंजेशन, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या होगा? खाने को च्यू करेंगे, फिजिकली जो खाना है वो टूटेगा इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ बोलस। अच्छा, ये वर्ड बोलस आपके लिए नया शब्द है, एनसीईआरटी में नहीं दिया है, पहले ही बता दे रही हूँ। बट अगर तुम इसके बारे में जान लोगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी। जब खाने की अच्छे से मिक्सिंग हो जाती है सलाइवा के साथ तो बन जाता है बोलस। तो वो जो अपन निगलते हैं ना, जो अपन स्वॉलो करते हैं, वो बेसिकली बोलस होता है, ठीक है। तो फूड प्लस सलाइवा, देखो लिखा भी हुआ है, फूड प्लस सलाइवा को अपन क्या बोलते हैं? बोलस बोलते हैं। अगर याद रख सको तो रख लेना। बाकी बोर्ड में कभी नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट इज बोलस, और लिख करके भी तुम्हें आंसर में नहीं आना है बोलस। ये वर्ड तुम्हें वहाँ पर मेंशन नहीं करना है, ये एक्स्ट्रा है बेटा, ठीक है, ये एक्स्ट्रा है। तो
खाने को बॉडी के अंदर ले लिया गया है थ्रू माउथ, कहाँ आ गया खाना, बकल कैविटी में आ गया, और इस स्टेप को अपन ने क्या बोल दिया, इंजेशन बोल दिया है। ठीक है, बस इंजेशन के लिए इतना ही है। ठीक है, इंजेशन के लिए बस इतना ही। आप बोलोगे कि मैम और भी बताओ इंजेशन के बारे में, नहीं, इतना ही है इंजेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं बच्चों किसकी, डाइजेशन की। आ जाओ भाई, एक स्टेप तो हो गई ना, होलोजिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन की एक स्टेप तो हो गई, अब आगे बढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, आ जाओ नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं बेटा जी। हम बात करते हैं डाइजेशन की। डाइजेशन, अब अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैम एक बात तो बताओ, खाने का असली डाइजेशन शुरू कहाँ होता है? मैम हो ना हो स्टमक में ही होता होगा, नहीं, खाने का जो डाइजेशन है बेटा वो तुम्हारी बकल कैविटी में ही स्टार्ट हो जाता है। कभी अगर आपने अपने मम्मी पापा को ऐसा बोलते हुए सुना हो, या ग्रैंड पेरेंट्स को, कि बेटा खाने को प्रॉपरली 32 टाइम्स च्यू करके खाना चाहिए, खाना चबा चबा के खाओ। अब खाने को चबा चबा के खाने का मतलब ये है, प्रॉपरली च्यू करने के लिए इसलिए बोला जाता है कि अगर आप लंबे समय तक खाने को च्यू करोगे तो उतने लंबे समय तक क्या होगा, खाना आपकी बकल कैविटी में रहेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि खाने का जो डाइजेशन है वो बकल कैविटी में ही शुरू हो जाता है। तो जितने लंबे समय तक के लिए आप खाने को बकल कैविटी में रखोगे, बकल कैविटी में खाने का जो डाइजेशन की जो प्रोसेस शुरू हुई है वो उतने अच्छे तरीके से हो पाएगी। ठीक है, तो जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं ना, उनकी बात में हो सकता है कि आपको कोई उस समय लॉजिक ना दिखाई दे, ना समझ में आए, बट फुल लॉजिक होता है। हाँ, उनको साइंस नहीं आती है, ठीक है, इसलिए वो आपको एग्जैक्ट रीज़न नहीं दे पाते हैं कि हम ऐसा बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, बट लॉजिक तो होता है उनकी बात में कि प्रॉपरली च्यू करने का मतलब ये है कि अच्छे से खाने को चबाओ। अच्छे से चबाओगे तो लंबे समय तक के लिए खाना बकल कैविटी में रहेगा और उतने अच्छे से क्या होगा, खाने का डाइजेशन शुरू हो पाएगा। ठीक है, तो डाइजेशन बेटा शुरू कहाँ से होगा, स्टार्ट्स फ्रॉम बकल कैविटी, स्टार्ट्स फ्रॉम बकल कैविटी। ठीक है, और अच्छा, डाइजेशन का मतलब क्या, जैसे कि हमने इंजेशन स्टेप के लिए उसको डिफाइन किया कि जो इनटेक ऑफ फूड है थ्रू माउथ, इस स्टेप को अपन क्या बोल देते हैं, इंजेशन। वैसे ही डाइजेशन को अपन कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप इसके लिए बोल सकते हो कि भाई जो कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट्स हैं, जो कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट्स हैं उनका ब्रेकडाउन इनटू सिंपलर एंड स्मॉलर फॉर्म्स, या हाँ चलो फॉर्म्स ही बोल दो, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। कि हमारे खाने में जो कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट्स हैं, कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, उनको तोड़ना, उनका ब्रेकडाउन करना सिंपलर एंड स्मॉलर फॉर्म्स में, इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं डाइजेशन। ठीक है, शुरुआत कहाँ से होती है, बकल कैविटी से होती है। तो आज बकल कैविटी में क्या चल रहा है देख ही लेते हैं ना भाई। हमको इतना किसी ने आकर के बता दिया कि बकल कैविटी में क्या होगा, डाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो जाएगी, तो कैसे हो जाएगी, आ जाओ देख लेते हैं। मैंने आपको इसलिए देखो पहले रिवाइज करवा दिया था कि बकल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, सलाइवा आता है। सलाइवा में कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है, सलाइवरी अमाइलेज। तो भाई ऐसा है कि सलाइवरी अमाइलेज है बकल कैविटी में। बकल कैविटी में खाना भी आ गया, हम च्यू भी कर रहे हैं, बड़े बड़े फूड के पार्टिकल्स को छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स में तोड़ भी रहे हैं, टंग भी मूव कर रही है ताकि सलाइवा की थोरो मिक्सिंग हो जाए फूड पार्टिकल्स के साथ। सलाइवा में क्या है, सलाइवरी अमाइलेज है, तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा ना। वो पता है क्या करेगा बेटा, आपके खाने में जो स्टार्च है उसका डाइजेशन शुरू कर देगा। अमाइलेज एंजाइम जो होता है वो बेसिकली स्टार्च यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है। आप बोलोगे मैम स्टार्च क्या है, स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो आपके खाने में जो स्टार्च है, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनका डाइजेशन स्पेसिफिकली बकल कैविटी में शुरू हो जाता है। तो बकल कैविटी में खाना आया, ठीक है, तो खाने में जो स्टार्च होगा उसको सलाइवरी अमाइलेज तोड़ेगा। किस में तोड़ेगा बेटा, माल्टोज में। अब आप बोलोगे कि मैं ये क्या है माल्टोज, मैं बताती हूँ। आप इसे ऐसे कंसिडर करो कि आपके पास ना एक पर्ल नेकलेस है, मतलब आपके पास मोतियों की माला है।
मोतियों की माला तुमने देखी होगी ना, पर्ल नेकलेस तुमने देखा होगा, ऐसे मोती लगे होते हैं, ठीक है, ये मम्मी पहनती होंगी ना कभी कभी, ये। तो ये जो माला है बेटा, ये जो पूरा नेकलेस है, ये किससे बना है? छोटे छोटे पर्ल्स से बना है, छोटे छोटे मोतियों से बना है। उनको एक थ्रेड में, एक डोरी में पिरो दिया गया है और क्या बन गई है? माला बन गई है। ठीक वैसे ही समझ लो कि ये जो पूरी माला है ये है आपका स्टार्च, यानी कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ये पूरा क्या है बेटा? स्टार्च है। ये पूरा क्या है? आपका स्टार्च है। अब एज इट इज ये बॉडी में अब्सॉर्ब नहीं हो सकता। स्टार्च का क्या रोल होगा? कार्ब्स का क्या रोल होता है हमारी बॉडी में? एनर्जी डिराइव करते हैं। हमारी बॉडी के जो सेल्स है ना, वो स्टार्च से, कार्ब से एनर्जी डिराइव करते हैं। लेकिन जो हमारे बॉडी सेल्स है, अगर आप उनको ऐसे दे दोगे कि लो स्टार्च करो इनसे एनर्जी डिराइव, तो बोलेंगे ना 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 ना, हमसे ना हो पाएगा। हमें तो क्या करो, ये छोटे छोटे से मोती निकाल करके दो, हमें छोटे छोटे से पर्ल्स निकाल करके दो, तो उनसे हम क्या करेंगे? एनर्जी को डिराइव कर लेंगे। तो आप ऐसे समझो कि आपके पास मोतियों की एक बड़ी सी माला है। अब आप क्या करोगे? उस बड़ी सी माला को कुछ पीसेस में तोड़ दोगे, ठीक है, और फिर उन पीसेस में भी आप क्या करोगे? एक एक मोती को अलग अलग कर दोगे। तो आपके पास मोतियों की एक बड़ी सी माला, उसको आप पहले कुछ छोटे छोटे पीसेस में तोड़ोगे, और फिर आप उन पीसेस से भी क्या करोगे? उनको और तोड़ करके उनसे एक एक मोती को अलग कर लोगे, सेपरेट कर लोगे। तो ये मोती की जो बड़ी सी माला है, इसको आप समझ लो ये क्या है? स्टार्च है, ठीक है। ये जो सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम है, ये क्या करेगा? इस बड़ी सी माला को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ेगा, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ेगा। जैसे कि ये एक पीस बन गया, ये दूसरा पीस बन गया, ये तीसरा पीस, है ना, एक एक पीस में ऐसे ये तोड़ देगा। और आगे जब ये पहुंचेगा कहां तक? स्मॉल इंटेस्टाइन के लेवल पर। वहां पर जो और एंजाइम होंगे वो क्या करेंगे? इन छोटे छोटे पीसेस में से एक एक मोती को अलग कर लेंगे। तो एक मोती की बड़ी सी माला मतलब स्टार्च, जो छोटे छोटे पीसेस यहां पर बन रहे हैं, ये पीसेस क्या है बेटा? माल्टोज। और जब ये माल्टोज पहुंचेगा कहां? स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये माल्टोज और टूटेगा। और यहां पर जो अपन छोटे छोटे से मोती बोल रहे हैं ना बेटा, ये पता है छोटे छोटे से मोती हैं क्या? ये है ग्लूकोज। फिर क्या गिरा? ठीक है, आ रही बात समझ में? तो जो छोटे छोटे से मोती है ना, वो एक्चुअली पता है क्या है? वो ग्लूकोज है। ये सारे ग्लूकोज हैं, छोटे छोटे से गोल गोल पर्ल, जिनको अपन बोले ना, वो ग्लूकोज मान लो उनको, ठीक है। ग्लूकोज को आप, मतलब ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को अगर आप छोटे छोटे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को अगर आप जोड़ दोगे और कुछ छोटे छोटे पीसेस बना लोगे, कुछ आप छोटे छोटे से यूनिट्स बना लोगे, तो उन यूनिट्स को आप क्या बोलोगे? माल्टोज। और जब सारे माल्टोज की यूनिट्स को आप एक साथ जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? स्टार्च। तो छोटे छोटे से ये क्या है? ग्लूकोज है। जब आप ग्लूकोज के 2-3 मॉलिक्यूल्स को जोड़ देते हो तो जो एक छोटी सी यूनिट बनी है उसको अपन बोलेंगे माल्टोज। ऐसी बहुत सारा माल्टोज बना लो, ग्लूकोज के 2-3 मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ते जाओ तो माल्टोज बन जाएंगे। इन सारे माल्टोज को एक साथ जोड़ लो तो क्या बन जाएगा? स्टार्च, यानी कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो स्टार्च जो है आपके खाने में, उसका डाइजेशन, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। इसका डाइजेशन बक्कल कैविटी में ही शुरू हो जाता है। जो सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम है उसको तोड़ देगा माल्टोज में, ठीक है। आप बोलोगे कि मैम खाने में जितना भी स्टार्च है वो सब बक्कल कैविटी में? नहीं 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 नहीं, आपके खाने में जितना भी स्टार्च है, केवल 30% स्टार्च बेटा क्या होगा? बक्कल कैविटी में टूटेगा। ये मत समझना कि मैम बक्कल कैविटी में स्टार्च का, जो हमारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनका डाइजेशन शुरू हो गया है तो यहीं के यहीं डाइजेशन कंप्लीट भी हो जाएगा। नहीं, मैंने क्या बोला? खाने का कंप्लीट डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पर जो आपने खाना खाया, खाने में जो 30% स्टार्च है बेटा, केवल वही डाइजेस्ट होगा कहाँ? बक्कल कैविटी में। वो भी कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। मैंने क्या बोला? बड़ी सी मोती की माला है, उसके छोटे छोटे से पीसेस तोड़ दिए और उन पीसेस से भी हमें क्या करना है? एक एक मोती अलग करना है। तो आपके पास स्टार्च है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा गया, माल्टोज मिला,
माल्टोज को और तोड़ना है ताकि क्या मिल जाए, ग्लूकोज मिल जाए। तो अभी ग्लूकोज का बनना बाकी है, तो डाइजेशन की प्रोसेस जो है बकल कैविटी में शुरू हो गई है। स्टार्च का जो डाइजेशन है वो शुरू हो चुका है, लेकिन 30% स्टार्च ही डाइजेस्ट होगा, वो भी कैसा हो रहा है, इनकम्प्लीट हो रहा है, बट एटलीस्ट शुरू तो हुआ ना। चलो, तो ये याद रह जाएगा बेटा कि बकल कैविटी में क्या हुआ, स्टार्च का डाइजेशन हुआ 30% स्टार्च ओनली, लिख दे रही हूं ओनली 30%। कॉम्प्लेक्स कार्ब है, किस में टूटेगा, माल्टोज में टूटेगा। ठीक है, चलो अब आते हैं और नीचे, बकल कैविटी में खाना आया, कहाँ जाएगा, फेरिंग्स में जाएगा, फेरिंग्स से कहाँ जाएगा, ईसोफेगस में जाएगा, ईसोफेगस से कहाँ जाएगा, इस स्टमक में। अच्छा, ईसोफेगस और फेरिंग्स में कोई होगा क्या डाइजेशन, नहीं होगा। ठीक है, स्टमक में डाइजेशन होगा, किसका होगा, तो भाई सबसे पहले तो हमें जो एंजाइम है, मैंने आपको पहले याद करवा दिया है कि स्टमक में कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है, पेप्सिनोजन। ठीक है, ये पता है क्या है बेटा, ये है एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम। अब हम बात कर रहे हैं स्टमक की, ठीक है, डाइजेशन इन स्टमक। बकल कैविटी में हो गया डाइजेशन, अब हम बात कर रहे हैं डाइजेशन इन स्टमक की। ठीक है, चलो, अरे ये तो पूरा ही मिट गया। तो सबसे पहले तो क्या है यहाँ पर, पेप्सिनोजन एंजाइम है बेटा, मतलब आप ये समझ लो कि खाना लिया बकल कैविटी में, स्टार्च का जो डाइजेशन है वो शुरू हो गया, 30% स्टार्च डाइजेस्ट हो गया किसमें, माल्टोज में। अब जो भी है वो खाना वो, ठीक है, ओके, तो मैंने क्या बोला, हाँ, स्टार्च का जो डाइजेशन है वो शुरू हो गया आपकी बकल कैविटी में, 30% हो भी गया डाइजेस्ट किसमें, माल्टोज में। अब सब कुछ कहाँ उतरेगा, फेरिंग्स में, फेरिंग से कहाँ, ईसोफेगस में, ईसोफेगस से कहाँ, स्टमक में। ठीक है, अब स्टमक में क्या हो रहा है, स्टार्च का डाइजेशन नहीं, फैट्स का नहीं, यहाँ पर होगा बेटा प्रोटीन्स का डाइजेशन, वो भी कंप्लीट नहीं बेटा, मैंने क्या बोला, कंप्लीटली तो खाने का हर एक कॉम्पोनेंट स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जाकर के डाइजेस्ट होगा, क्योंकि हर तरह के जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही आ रहे हैं, लेकिन शुरुआत जो है पहले से हम कर देते हैं। ठीक है, तो स्टमक में क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिनोजन एंजाइम, पेप्सिनोजन एंजाइम, ये बेसिकली बेटा पता है क्या है, ये एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम है। अब आप बोलोगे कि मैम इसका क्या मतलब है, मेरी बात सुनो, लिटिक जो है वो वर्ड कहाँ से आया है, लाइसिस वर्ड से आया। लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन। अपन पढ़ते हैं ना केमिस्ट्री में, फोटोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, है ना, तो लिटिक वर्ड कहाँ से आया, लाइसिस से आया। लाइसिस का मतलब क्या है, टूटना, ब्रेक डाउन होना। और प्रोटियो वर्ड कहाँ से आया है, प्रोटीन से। तो ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि प्रोटीन को तोड़ेगा, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करवाएगा, इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे, प्रोटियोलिटिक एंजाइम। ये वर्ड से बेटा जान पहचान करो, डरो मत इनसे, जान पहचान करो। ठीक है, तो ये एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, क्या करेगा, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, लेकिन एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है कि ये जो एंजाइम है पेप्सिनोजन ना, ये कतई अभी अपने इनएक्टिव स्टेट में है, सो रहा है इनएक्टिव स्टेट में। ये बोल रहा है कि उफ मुझे मत जगाओ, मैं नहीं करूँगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसको धक्का देके जगाना पड़ेगा कि उठ काम कर, तुम्हारा काम है, यू आर सपोज टू ब्रेक प्रोटीन्स इनटू स्मॉलर यूनिट्स, तो करो ना, क्यों नहीं कर रहे हो, करो। यानी कि इसको जगाना पड़ेगा, इसको उठाना पड़ेगा, इसको इसके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड फॉर दैट वी हैव HCl। ये क्या करेगा, इसके जो पेप्सिनोजन एंजाइम है, जो पेप्सिनोजन एंजाइम है, इसको इसके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। तो आपकी एनसीईआरटी बुक में ये वर्ड आपको लिखा हुआ मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। तो कंफ्यूज मत होना कि मैम पेप्सिनोजन पेप्सिन, अरे पेप्सिन क्या है, पेप्सिनोजन का ही एक्टिव फॉर्म है। तो यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ कि ये इनएक्टिव है और ये एक्टिव है। तो इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए
क्या चाहिए है, HCl चाहिए है। आप बोलोगे कि मैम HCl क्या करेगा, तो बेटा ये ना एसिडिक मीडियम क्रिएट कर देगा। बेसिकली पेप्सिनोजन ये बोलता है कि भाई मेरे को ठीक है, मेरे पास इतना पोटेंशियल है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं प्रोटीन्स को तोड़ सकता हूँ, बट मैं क्यों ही करूँ, मतलब मैं क्यों करूँ, किसी की हेल्प में क्यों करूँ, मैं इस इंसान की हेल्प क्यों करूँ। तो हम पूछते हैं कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, तो ये बोलता है कि मुझे ना एसिडिक पीएच चाहिए, मुझे एसिडिक मीडियम चाहिए है, तो मैं करूँगा। तो इसलिए हमारी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं उनमें जो ऑक्जेंटिक सेल्स हैं, पैराइटल सेल्स हैं, वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि ठीक है भैया जो रिक्वायरमेंट है इसको दे देते हैं ताकि अपना ये काम तो शुरू करे। तो ऑक्जेंटिक सेल्स, पैराइटल सेल्स क्या करेंगे, HCl निकाल देंगे। HCl क्या करेगा, तुम्हारे स्टमक में गैस्ट्रिक, तुम्हारे स्टमक में HCl क्या करेगा, एक एसिडिक पीएच या एक एसिडिक मीडियम पूरा बना देगा। और जहां ये एसिडिक मीडियम बना, पेप्सिनोजन बोलेगा ठीक है चलो मैं कन्वर्ट हो जाता हूं अपने एक्टिव फॉर्म में पेप्सिन में, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं बताता हूं। तो अब ये पेप्सिन तो बेटा बन गया है, अब ये पेप्सिन तो बन गया है, अब ये उठा करके प्रोटीन्स को तोड़ेगा, प्रोटीन्स को तोड़ेगा। किस में तोड़ेगा, पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेज में, प्रोटियोजेज। ठीक है, आप बोलोगे कि मैम प्रोटीन्स तो अमीनो एसिड्स में टूटते हैं, एग्जैक्टली ऐसे तो जो कार्ब्स हैं वो भी ग्लूकोज में टूटते हैं, प्रोटीन्स भी अमीनो एसिड्स में टूटेंगे, लेकिन कंप्लीट डाइजेशन अभी नहीं है ना बेटा। अगर स्टमक में प्रोटीन पूरे के पूरे टूट गए अमीनो एसिड में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन बोलेगी कि फिर मैं क्या घर चली जाऊं क्या है। जब पता है कि सारे एंजाइम्स मेरे अंदर आने हैं, तो कार्ब्स का, फैट्स का, प्रोटीन्स का, न्यूक्लिक एसिड्स का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होगा, मेरे अंदर ही होगा। अब स्टमक में अगर हो गया तो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन नाराज नहीं हो जाएगी कि ये क्या बात हुई। ऑलराइट, तो स्टमक में क्या हुआ, एक ही काम हुआ, HCl ने क्या करा, एसिडिक मीडियम या एसिडिक पीएच बना दिया स्टमक में, जिससे कि पेप्सिनोजन कन्वर्ट हो गया पेप्सिन में। अब ये पेप्सिन क्या करेगा, जितना भी आपके खाने में प्रोटीन है उसको तोड़ देगा स्मॉलर फॉर्म्स में, स्मॉलेस्ट नहीं, स्मॉलर फॉर्म्स में, पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेज में। ठीक है, तो अब और नीचे उतर आओ बेटा, अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। यहां पर डाइजेशन कंप्लीट होने वाला है, सो डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब यहां पर आ जाओ। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा जो खाना आया है तुम्हारे बकल कैविटी से, फेरिंग से, ईसोफेगस से, स्टमक से निकल करके स्मॉल इंटेस्टाइन में, इस स्मॉल इंटेस्टाइन में है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खाना आया है उस खाने में है क्या क्या। तो आप बोलोगे कि मैम देखो बकल कैविटी में, देखो ये हिसाब लगाना जरूरी है बेटा, तभी आपको आगे की कहानी समझ में आएगी। आप बोलोगे कि मैम इस खाने में जो आया है यहाँ पर फूड, इस फूड में न्यूक्लिक एसिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स है मतलब वही DNA RNA। ठीक है, आप बोलोगे कि मैम फैट्स हैं, और फैट्स का देखो अभी तक डाइजेशन नहीं हुआ है शुरू। कार्ब्स का हो गया था बकल कैविटी में, प्रोटीन्स का हो गया था स्टमक में, फैट्स अभी भी बैठे हुए हैं, क्योंकि जब तक कि फैट्स का इमल्सिफिकेशन नहीं होगा एंजाइम बोलेगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं डाइजेस्ट नहीं कर सकता, पहले तोड़ो इनको। ठीक है, तो फैट्स अभी भी वैसे के वैसे हैं, उनका अभी कुछ भी नहीं हुआ है, ना न्यूक्लिक एसिड्स का हुआ है। प्रोटीन्स आप बोल सकते हो कि टूट चुके हैं, किसमें, पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस में, पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस में। और कार्ब्स भी टूट चुके हैं माल्टोज में, लेकिन 30% ही टूटे हैं, 70% स्टार्च तो अभी भी इंटैक्ट ही है बेटा। तो जो खाना आया स्मॉल इंटेस्टाइन में उसमें क्या क्या है, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स टूट चुके हैं स्टमक में, पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस में। तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन आया है, पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस। और बकल कैविटी में 30% स्टार्च आप बोल सकते हो कि डाइजेस्ट हो गया था। देखो आपकी एनसीईआरटी बुक भी बहुत बढ़िया बात बोलती है, ये बात आपकी एनसीईआरटी बुक में भी लिखी हुई है भाई, ऐसा तुम मत समझो एनसीईआरटी को। रुको देखो मैं बताती हूँ। ये आपका यहाँ पर पूरा जो है एलिमेंट्री कैनाल को एक्सप्लेन किया जा रहा है, और यहाँ पर एनसीईआरटी में कहाँ ये स्टेटमेंट बोला गया है भाई।
चलो अभी मुझे दिख नहीं रहा है बट मैं इसको बताऊंगी आपको। ये ना अपन जब ये हो जाएगा बेटा तो अपन इसको पूरा रीड कर लेंगे, ठीक है, इसको अपन पूरा रीड कर लेंगे तो एनसीईआरटी का जो ये वाला पार्ट है वो भी कवर हो जाएगा। तो अभी अपन को इसकी रीडिंग लगानी है, तब देख लेंगे। चलो अभी वापस आओ। तो यहाँ पर जो माल्टोज बना था स्टार्च से, वो माल्टोज आ गया, और जो 70% जो स्टार्च अभी तक नहीं हुआ है डाइजेस्ट वो आ गया। इसका मतलब ये कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ना बेटा ये सब चीज़ें डाइजेस्ट होने वाली हैं अपने बिल्कुल एकदम स्मॉलेस्ट फॉर्म्स में, एकदम अपने स्मॉलेस्ट फॉर्म्स में, ठीक है। तुम एक बार ज़रा इसको ध्यान से देखो। इसको अच्छे से याद करो, मुझे बस 1 मिनट दो। चलो, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कुछ भी खाना आया है उसमें ये सारी चीज़ें हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा बेटा, अब इन सब चीज़ों का होगा डाइजेशन, ठीक है। एक काम करते हैं, सबसे पहले ना अपन ये फैट्स की बात करते हैं, क्योंकि बेटा ये तो अभी तक बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हुए हैं, इनका तो शुरू ही नहीं हुआ है डाइजेशन। तो सबसे पहले अपन इन्हीं को कर लेते हैं डाइजेस्ट, ठीक है। तो इसके लिए होता क्या है, सबसे पहले आएगा बाइल। बाइल क्या करेगा, बाइल क्या करेगा बेटा, यहां पे लिखा नहीं, मैं अलग से लिख देती हूं। लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को बाइल सॉल्ट्स जो हैं वो तोड़ेंगे स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल्स में, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इमल्सिफिकेशन। और यहाँ पर जो अब स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल्स बन चुके हैं इन्हें अपन बोल देते हैं इमल्सिफाइड फैट्स। एक बार ना बोर्ड एग्जाम में बड़ा बढ़िया सवाल पूछा था सीबीएसई ने कि एंजाइम्स का, कुछ एंजाइम्स थे और उनको आपको बताना था कि इन एंजाइम्स का क्या मतलब रोल है, ठीक है। तो एक ऑप्शन था जिसमें कि लिखा हुआ था कि लाइपेज एंजाइम जो होता है वो क्या करेगा, फैट्स का ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। तो बच्चों ने वो जाकर के टिक कर दिया। और डी ऑप्शन में था कि लाइपेज एंजाइम इमल्सिफाइड फैट्स का डाइजेशन करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन डी था, क्योंकि लाइपेज एंजाइम जो होता है वो फैट्स को डाइजेस्ट करता है बेटा। लाइपेज एंजाइम अपन ने पढ़ा ना, कहाँ कहाँ होता है, देखो पैंक्रियाटिक जूस में भी होता है और इंटेस्टाइनल जूस में भी होता है ना। इंटेस्टाइनल जूस में देखो लाइपेज एंजाइम था, और अपन ने देखा था कि जो पैंक्रियाटिक जूस है उसमें भी लाइपेज एंजाइम था। तो ये लाइपेज एंजाइम पैंक्रियाटिक जूस में भी है, और कहाँ गया, हाँ, जो लाइपेज एंजाइम है वो पैंक्रियाटिक जूस में भी है और इंटेस्टाइनल जूस में भी है। और इसका काम क्या है, फैट्स को डाइजेस्ट करना, लेकिन इमल्सिफाइड फैट्स को डाइजेस्ट करना। इमल्सिफाइड फैट्स का मतलब क्या है, वो फैट मॉलिक्यूल्स जो कि टूट चुके हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। सो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स टूटेंगे स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल्स में, इन्हीं को अपन बोल देंगे इमल्सिफाइड फैट्स। प्रोसेस को बोलेंगे इमल्सिफिकेशन, ठीक है। और करेगा कौन, बाइल सॉल्ट्स। अब ये जो इमल्सिफाइड फैट्स हैं बेटा, यहाँ पे मैं अलग से लिख भी देती हूँ, अरे यार क्या है, ये जो इमल्सिफाइड फैट्स हैं आपके, इमल्सिफाइड फैट्स, इनके ऊपर लाइपेज एंजाइम आएगा, वो बोलेगा अब मेरे पे छोड़ दो, मैं सब कर लूंगा। अब ये एक्शन करेगा और अल्टीमेटली फैट्स को ये तोड़ देगा फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। तो फैट्स के कंप्लीट डाइजेशन से आपको क्या मिला, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। बस एक ही स्टेप आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इमल्सिफिकेशन की, जो कि बाइल सॉल्ट्स करेंगे, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देंगे, इमल्सिफाइड फैट बन जाएगा। इसी इमल्सिफाइड फैट्स को लाइपेज एंजाइम और तोड़ेंगे और अल्टीमेटली किस में तोड़ देंगे, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में, ठीक है।
चलो अब हम बात करते हैं बेटा किसकी, ये तो हमने टिक कर लिया, फैट्स का हो गया डाइजेशन पूरा का पूरा। अब अपन बात करते हैं प्रोटीन्स की। पूरे के पूरे जो बेटा तुम्हारे खाने में प्रोटीन्स थे वो पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस में टूट चुके हैं, कहाँ, स्टमक में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर के इन्हें हमें कंप्लीटली तोड़ना है, किसमें, अमीनो एसिड्स में। पर वो कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो ध्यान से सुनो। अपन ने पढ़ा था एंटेरोकाइनेज एंजाइम होता है इंटेस्टाइनल जूस में, ये पता है क्या करेगा, ये जो ट्रिप्सिनोजन एंजाइम होता है पैनक्रियाटिक जूस में। अरे भाई सारे एंजाइम्स इसीलिए मैंने आप पे स्टार्टिंग में रिवाइज करवाए थे कि नहीं करवाए थे, इसीलिए करवाए थे, इसी दिन के लिए, इसी समय के लिए याद करवाए थे। ठीक है बेटा, कहाँ गई वो स्लाइड, कहाँ गई, ओ भाई हाँ ये रही। तो पैनक्रियाटिक जूस में होता है, हाँ पैनक्रियाटिक, देखो जूस में क्या हो रहा है बेटा आपका, अभी नहीं आ रहा है, ठीक है, ये ट्रिप्सिन होता है, ठीक है। एक मिनट इसको मैं थोड़ा साइड में कर दूं। तो आपका जो पैनक्रियाटिक जूस है, यहां देखो बेटा, आपके पैनक्रियाटिक जूस में क्या है, ट्रिप्सिनोजन है, और इंटेस्टाइनल जूस में कौन है, एंटेरोकाइनेज है, यस और नो। तो अब आगे की कहानी सुनो कि हमें क्या करना है, पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस को तोड़ना है। तो सबसे पहले पता है कौन आएगा, ये आएगा एंटेरोकाइनेज एंजाइम। ये पता है क्या करेगा, ट्रिप्सिनोजन, जैसे पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म होता है, उसको जगाने के लिए HCl एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है स्टमक में, तो फिर पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। ठीक वैसे ही बेटा जो ट्रिप्सिनोजन है वो ये एक इनएक्टिव स्टेट में है, तो इसको एक्टिव करने के लिए, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए एंटेरोकाइनेज एंजाइम आता है। फिर ये ट्रिप्सिन क्या करेगा, काइमोट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन जो है, काइमोट्रिप्सिनोजन भी किस में होता है बेटा, पैनक्रियाटिक जूस में ही होता है ना, पैनक्रियाटिक जूस में ही आपको काइमोट्रिप्सिनोजन मिलेगा। ये देख लो, अरे कहाँ गया, ये देखो पैनक्रियाटिक जूस में ही आपको काइमोट्रिप्सिनोजन भी मिलेगा। तो इस काइमोट्रिप्सिनोजन को इसके एक्टिव फॉर्म काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए ट्रिप्सिन आएगा, ठीक है। और फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, ये वाला स्टेप छोड़ दो, अरे 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 स्टेप छोड़ना है भाई, ये छोड़ दो, ये वाला छोड़ दो। तो अब जो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिनोजन बना है, सॉरी, अब जो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन बना है, ये क्या करेंगे, पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस को तोड़ देंगे अमीनो एसिड्स में। ये वाली स्टेप भी तुम छोड़ दो, तुम सिर्फ ये देखो कि यहाँ पर ये टूट जाएंगे अमीनो एसिड्स में। तो स्टमक में क्या था, पेप्सिनोजन था, जिसको पेप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए एसिडिक मीडियम HCl ने बनाया था, वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो गया। पेप्सिन ने क्या करा, प्रोटीन्स को तोड़ दिया पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस में। अब पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस को तोड़ना है अमीनो एसिड्स में, इसके लिए क्या हुआ, इंटेस्टाइनल जूस में जो एंटेरोकाइनेज एंजाइम होता है वो आकर के पेनक्रियाटिक जूस में जो ट्रिप्सिनोजन एंजाइम होता है उसको जगाता है कि उठ, तो वो कन्वर्ट होता है अपने एक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिन में। फिर पेनक्रियाटिक जूस में ही एक और एंजाइम पाया जाता है काइमोट्रिप्सिनोजन। तो ट्रिप्सिन जो बना है वो क्या करेगा, थोड़ा सा जाकर के काइमोट्रिप्सिनोजन को बोलेगा उठ, तो वो अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा काइमोट्रिप्सिन में। अब यही ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन जा करके पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस को तोड़ देंगे और क्या बना देंगे, अमीनो एसिड्स। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं हुआ। जैसे कि तुम्हारा एग्जाम है स्कूल में, तो एक दोस्त फोन करके बोल रहा है दूसरे वाले दोस्त को जगा रहा है, दूसरा वाला तीसरे दोस्त को जाके जगा रहा है। यहाँ पर भी बेटा वही हो रहा है ना कि एंटेरोकाइनेज एंजाइम जो कि इंटेस्टाइनल जूस में होता है, सुलीला की मॉल में एंट्री हुई है ना, एंटेरोकाइनेज एंजाइम कहाँ होता है, इंटेस्टाइनल जूस में होता है। वो आकर के पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट ट्रिप्सिनोजन एंजाइम को जगाएगा कि उठ, वो कन्वर्ट होगा ट्रिप्सिन में। ट्रिप्सिन क्या करेगा, पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट दूसरे एंजाइम काइमोट्रिप्सिन को जाकर के जगाएगा उठ, वो कन्वर्ट होगा काइमोट्रिप्सिन में। अब ये ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस को तोड़ देंगे किसमें, अमीनो एसिड्स में। बात खत्म। तो यहां पर बेटा क्या हुआ, प्रोटीन्स का भी हो गया डाइजेशन कंप्लीट। यहां पर अपन इसको भी टिक कर दें। लो अब हम बात करते हैं ये माल्टोज की और 70% स्टार्च की बकल कैविटी में केवल स्टार्च
जो है 30% हुआ था डाइजेस्ट, वो भी कंप्लीटली नहीं हुआ था, माल्टोज में कन्वर्ट हुआ था। अब आगे क्या होगा, माल्टोज बचा और 70% स्टार्च और बचा है, यानी कि बड़ी सी मोती की माला थी, उसको अभी कंप्लीटली क्या करना है, उससे अलग 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 मोती लेकर के आने हैं। तो देखो बेटा इसके लिए क्या होगा, अब बेसिकली जो पैंक्रियाटिक जूस होता है बेटा, उसमें अमाइलेज एंजाइम होता है। देखो जो सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम था, ये 30% स्टार्च को कर देता है डाइजेस्ट, किसमें, माल्टोज में। अब जो रिमेनिंग 70% स्टार्च जब वो आता है इंटेस्टाइन में, तो इंटेस्टाइन में जो पैंक्रियाटिक जूस में जो अमाइलेज एंजाइम होता है, अरे एमी न्यू केमिकल वाली लिपस्टिक ट्राई करती है ना, तो पैंक्रियाटिक जूस में क्या होता है, अमाइलेज एंजाइम होता है। वो अमाइलेज एंजाइम क्या करेगा बेटा, रिमेनिंग जो 70% स्टार्च है उसको भी वो डाइजेस्ट करेगा। किस में करेगा, माल्टोज में, लैक्टोज में एंड सुक्रेज में। अब आप बोलोगे कि मैम ये माल्टोज तो समझ में आया था, ये लैक्टोज और ये सुक्रोज क्या है। अरे भाई मोती की माला याद है, मोती की माला याद है, हमें इससे क्या करने हैं, मोती अलग अलग करने हैं। ये मोती है क्या बेटा, ये मोती बेसिकली आपके ग्लूकोज हैं, तो हमें क्या करना है, और ये जो मोती की आपको बड़ी सी माला दिख रही है, ये क्या है, स्टार्च है, ठीक है। तो इस स्टार्च से हमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स अलग करने हैं। तो हमने करा क्या, हमने कुछ कुछ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को लेकर के उनका ग्रुप बनाया। उन छोटे छोटे ग्रुप्स को अपन क्या बोलते हैं, माल्टोज। ये अपन ने सीखा था ना कि 2-3 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को आपने जोड़ दिया तो क्या बन गया, माल्टोज बन गया। वैसे ही 2-3 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को और जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, सुक्रोज बन जाएगा। 2-3 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को और जोड़ दो तो वो क्या बन जाएगा, लैक्टोज बन जाएगा। बात आई समझ में कि छोटे 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 तुम्हारे पास ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं। अब आप क्या कर रहे हो, उनको आपस में जोड़ जोड़ करके आप उनके छोटे छोटे से ग्रुप्स बना रहे हो। तो एक ग्रुप को आप बोल दोगे माल्टोज, दूसरे को बोल दोगे सुक्रोज, तीसरे को बोल दोगे लैक्टोज। फिर यही सारे माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज मिल करके क्या करेंगे, आपस में अरेंज हो जाएंगे और बना देंगे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च। तो 30% स्टार्च डाइजेस्ट हुआ था बकल कैविटी में इनटू माल्टोज, किसने किया था, सलाइवरी अमाइलेज ने। जब 70 जो रिमेनिंग 70% स्टार्च था, जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, तो पेंक्रियाटिक जूस में जो अमाइलेज एंजाइम था वो क्या करेगा बेटा, अब वो पेंक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट अमाइलेज एंजाइम रिमेनिंग 70% ऑफ स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा, किसमें, माल्टोज में, लैक्टोज में और सुक्रोज में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अलग से तुम्हें लिख भी देती हूँ कि सलाइवरी अमाइलेज ने कर दिया 30% स्टार्च को डाइजेस्ट, किसमें, माल्टोज में। अब जो पेंक्रियाटिक जूस में अमाइलेज प्रेजेंट है, पेंक्रियाटिक अमाइलेज, ये क्या करेगा, रिमेनिंग 70% स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा माल्टोज में, लैक्टोज में एंड सुक्रोज में। ठीक है, अब हमें माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज को ही क्या करना है बेटा, तोड़ना है। जब ये टूटेंगे तो क्या मिल जाएगा, गुल्लू मिल जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। तो इसके लिए मैंने आपको लर्न करवाया था, क्या लर्न करवाया था मैंने आपको, कि भाई जो अपने इंटेस्टाइनल जूस में जो एंजाइम्स पाए जाते हैं, इंटेस्टाइनल जूस में कौन कौन से एंजाइम्स पाए जा रहे थे बेटा, ये देखो, सुलीला की मॉल में एंट्री हुई, सु मतलब सुक्रेज, ली मतलब लाइपेज, ये तो हो गया, ला मतलब लैक्टेज, मॉल से क्या बन गया था, माल्टेज। बस तो इन्हीं सुक्रेज, लैक्टेज और माल्टेज की मदद से क्या होने वाला है, लैक्टोज, सुक्रोज और माल्टोज सब टूटने वाला है। देखो जिस वर्ड के पीछे एज लग जाए वो एंजाइम बन जाता है, एंटेरोकाइनेज, ठीक है, सुक्रेज, लैक्टेज, माल्टेज, एज लग जाए मतलब एंजाइम। तो माल्टोज को तोड़ने के लिए कौन आएगा बेटा, दिमाग लगाओ, माल्टोज को तोड़ने के लिए आएगा माल्टेज, किस में तोड़ देगा, ग्लूकोज में। लैक्टोज को तोड़ने के लिए कौन आएगा, लैक्टेज, क्या बन जाएगा, अगेन ग्लूकोज।
वैसे तो और भी कुछ सिंपलर शुगर बनती है, पर वो आप रहने दो, आपके सिलेबस में इतना नहीं है। सुक्रोज को तोड़ने के लिए कौन आएगा? सुक्रेज। क्या बन जाएगा फिर से? ग्लूकोज। तो बताओ दिक्कत हुई क्या कि मैम सुक्रोज को कौन करेगा? अरे सुक्रोज को सुक्रेज करेगा, लैक्टोज को लैक्टेज करेगा, माल्टोज क्या करेगा? माल्टोज को कौन करेगा? माल्टेज। तो 30% स्टार्च यहां पर सलाइवरी अमाइलेज ने किस में कन्वर्ट किया? माल्टोज में। रिमेनिंग 70% स्टार्च कहाँ है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसको किसने करा? पेनक्रियाटिक अमाइलेज ने। किस में डाइजेस्ट किया? तो स्मॉलर आप बोल सकते हो कि यूनिट्स में, माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज। अब ये पूरा का पूरा माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज को और तोड़ना है ताकि क्या मिल जाए? ग्लूकोज मिल जाए। तो माल्टोज को तोड़ने के लिए आया माल्टेज, सुक्रोज को तोड़ने के लिए आया सुक्रेज, और लैक्टोज को तोड़ने के लिए आया लैक्टेज। सब कुछ टूट के क्या बन गया? ग्लूकोज बन गया। मतलब कि कार्ब्स का भी हो गया डाइजेशन कंप्लीट। अब क्या बचा है? न्यूक्लिक एसिड्स का बचा है डाइजेशन। तो बेटा इसके लिए तो ये तो बहुत ही आसान है। 2 एंजाइम्स मैंने आपको पढ़ाए थे, इंटेस्टाइनल जूस के सुलीला की मॉल में एंट्री हुई, और न्यूक्लियोटाइडेजेस, न्यूक्लियोसाइडेजेस। बस उन दोनों का ही इस्तेमाल करना है। देखो कैसे, जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, सबसे पहले जो न्यूक्लिएजेस एंजाइम है पेनक्रियाटिक जूस में, वो होता है ना न्यूक्लिएजेस। अरे एमी न्यू केमिकल वाली लिपस्टिक ट्राई करती है, तो न्यू से क्या बन रहा था? न्यूक्लियस। तो वो न्यूक्लियस एंजाइम क्या करेगा बेटा? न्यूक्लिक एसिड्स को पहले वो तोड़ेगा न्यूक्लियोटाइड्स में। अब जैसे कि सुक्रोज को तोड़ने के लिए सुक्रेज है, लैक्टोज को तोड़ने के लिए लैक्टेज है, माल्टोज को तोड़ने के लिए माल्टेज है, वैसे ही न्यूक्लियोटाइड्स को तोड़ने के लिए कौन था? इंटेस्टाइनल जूस में न्यूक्लियोटाइडेजेस। मैंने क्या बोला? आखिरी में एज लगा दो तो वो एंजाइम बन जाता है। तो न्यूक्लियस ने क्या करा? न्यूक्लिक एसिड्स को तोड़ दिया न्यूक्लियोटाइड्स में। अब न्यूक्लियोटाइड्स को तोड़ने के लिए कौन होगा? न्यूक्लियोटाइडेजेस। किस में तोड़ देंगे? न्यूक्लियोसाइड्स को, न्यूक्लियोसाइड्स में। अब न्यूक्लियोसाइड्स को तोड़ने के लिए कौन होगा? न्यूक्लियोसाइडेजेस। किस में तोड़ देंगे? तो नाइट्रोजन बेसेस एंड शुगर में। तो न्यूक्लिक एसिड्स को तोड़ा किसने? न्यूक्लियेज ने। कहां पाया जाता है? पेनक्रियाटिक जूस में। किस में तोड़ दिया? न्यूक्लियोटाइड्स में। न्यूक्लियोटाइड्स किस में टूटेंगे? न्यूक्लियोसाइड्स में। कौन तोड़ेगा? न्यूक्लियोटाइडेजेस। न्यूक्लियोसाइड्स टूटेंगे नाइट्रोजन बेसेस एंड शुगर में। कौन तोड़ेगा? न्यूक्लियोसाइडेजेस। तो न्यूक्लिक एसिड्स टूटे न्यूक्लियोसाइड्स में, सॉरी न्यूक्लिक एसिड्स टूटे न्यूक्लियोटाइड्स में। ये गलत लगा दिया मैंने, यहां लिख देती हूं। न्यूक्लिक एसिड्स टूटे न्यूक्लियोटाइड्स में, ये टूटेंगे न्यूक्लियोसाइड्स में, और ये टूटेंगे नाइट्रोजन बेसेस एंड शुगर में। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स टूटे न्यूक्लियोटाइड्स में, ये टूटे न्यूक्लियोसाइड्स में, अल्टीमेटली क्या मिल गए? नाइट्रोजन बेसेस एंड शुगर। न्यूक्लिक एसिड्स को तोड़ने के लिए न्यूक्लियोटाइड्स में न्यूक्लियेजेस आएंगे, न्यूक्लियोटाइड्स को तोड़ने के लिए न्यूक्लियोटाइडेजेस आएंगे, न्यूक्लियोसाइड्स को तोड़ने के लिए न्यूक्लियोसाइडेजेस आएंगे। खत्म बात। तो अब जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, जैसा कि हमसे बोला गया था कि खाने का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, तो बेटा जी हो नहीं गया क्या? हो नहीं गया क्या? खाने का कंप्लीट डाइजेशन हो नहीं गया। और क्या क्या बना है डाइजेशन के बाद में? देखो मैंने क्या बताया आपको कि होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन की 5 स्टेप्स होती हैं। इंजेशन पढ़ लिया, डाइजेशन भी तो हो गया, हर एक फूड कंपोनेंट टूट गया कि नहीं टूट गया? न्यूक्लिक एसिड्स टूट गए नाइट्रोजन बेसेस एंड शुगर में, कार्ब्स टूट गए ग्लूकोज में, प्रोटीन्स टूट गए अमीनो एसिड्स में, फैट्स टूट गए फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। हो गया डाइजेशन। अब बारी आती है नेक्स्ट स्टेप की, एंड दिस इज अब्जॉर्प्शन। और मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन कहां होता है बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन के लेवल पर ही हो जाता है। खाने का कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ, और मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन कहां होगा न्यूट्रिएंट्स का? आप बोलोगे कि मैम वाटर न्यूट्रिएंट्स। अरे ये जो न्यूक्लिक एसिड्स बने हैं, नाइट्रोजन बेसिस शुगर बने हैं, ग्लूकोज बना है, ये सब न्यूट्रिएंट्स ही तो हैं बेटा। डाइजेशन की जो एंड प्रोडक्ट्स आपको मिले हैं इतने सारे, वो उनको न्यूट्रिएंट्स ही बोला जाएगा। तो अब उन न्यूट्रिएंट्स को क्या किया जाएगा बेटा? अब्जॉर्प्शन किया जाएगा। तो मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन कहां होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखो कंप्लीट डाइजेशन और मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन में डिफरेंस है। कंप्लीट डाइजेशन का मतलब यह है कि अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाहर अगर खाना निकलेगा तो अब और कहीं भी उसका डाइजेशन नहीं होने वाला है,
हो गया खाना जितना भी डाइजेस्ट होना था स्मॉल इंटेस्टाइन में। और अब मैं बोल रही हूँ कि अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में खाने का या न्यूट्रिएंट्स का मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसका मतलब क्या कि मैक्सिमम जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब हो जाएंगे। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन से जब खाना बाहर निकलेगा से लार्ज इंटेस्टाइन में, तो वहां भी कुछ अब्जॉर्ब हो सकता है। तो कंप्लीट और मैक्सिमम में फर्क है। कंप्लीट मतलब कि बस हो गया तो हो गया, अब और कुछ पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम का ये है कि हाँ मेजॉरिटी जो न्यूट्रिएंट्स है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही अब्जॉर्ब हो जाएंगे, लेकिन हाँ थोड़े बहुत जैसे कि पानी हो गया, ठीक है, कुछ मिनरल्स वगैरह हो गए, वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर के बेटा अब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, चलो तो अब हम बात कर लेते हैं अब्जॉर्प्शन की। अब्जॉर्प्शन के बारे में भी बेटा मैं आपको वैसे तो बता चुकी हूं, एक बार मुझसे फिर से सुन लो कि तुम्हारी ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, इसके बगल में ये ब्लड वेसल है, इसमें क्या हो रहा होगा, ब्लड फ्लो हो रहा होगा, जाहिर सी बात है इसमें ब्लड फ्लो हो रहा होगा, ये ब्लड है। और खाने का डाइजेशन कहाँ हुआ है, यहाँ हुआ है। जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स बने बेटा वो यहीं बने। कौन कौन से बने, ग्लूकोज बना है, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ठीक है, अमीनो एसिड्स और नाइट्रोजन बेसिस एंड शुगर। और कुछ बचा क्या, हो गया। ये सारे क्या है बेटा, न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सारे तुम्हारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बन गए। हो गया ना डाइजेशन, तो यहाँ पे बन गए। अब इन न्यूट्रिएंट्स को बेटा हमें क्या करना है, स्मॉल इंटेस्टाइन से निकाल करके ब्लड स्ट्रीम में भेजना है। भाई स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हुआ सो हुआ, बन गए सारे न्यूट्रिएंट्स। अब ये जिंदगी भर यहाँ तो नहीं पड़े रहेंगे, इनको बेटा ब्लड स्ट्रीम में जाना होगा। ब्लड स्ट्रीम से क्या होगा, ये पहुंचेंगे बॉडी सेल्स के लेवल पर। बॉडी सेल्स क्या करेंगे, इन सबको फिर इस्तेमाल करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। जैसे कि ग्लूकोज है उससे जो है ना सेलुलर रेस्पिरेशन करके एनर्जी डिराइव करेंगे। तो आगे ये सब चीज़ें होनी है, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल करके न्यूट्रिएंट्स कहाँ चले जाएं, ब्लड स्ट्रीम में चले जाएं। और इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, अब्जॉर्प्शन बोलते हैं। इसी को हम बोलते हैं अब्जॉर्प्शन, कि जब न्यूट्रिएंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल करके ब्लड स्ट्रीम में आ जाएं तो क्या बोलेंगे, अब्जॉर्प्शन बोलेंगे। एंड फॉर द प्रोसेस ऑफ अब्जॉर्प्शन देखो क्या होता है, तुम्हारी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग होती है, ठीक है, वहां पर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं। ओके, अब्जॉर्प्शन की ही प्रोसेस के लिए, अब्जॉर्प्शन की बेटा प्रोसेस के लिए तुम्हारी स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग में कुछ इस तरीके से, कुछ ज़्यादा ही बड़े बनानी मैंने, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं विलाय। ये दिख रहे हैं, उंगलियों जैसे, उंगलियों जैसे देखो, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अरे क्या हुआ, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इन्हें हम बोलते हैं विलाय। ठीक है, these finger like projections are called villi। ये पाए जाते हैं। आप बोलोगे कि मैम अब्जॉर्प्शन के लिए इतनी क्यों मेहनत करनी, कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग में अलग से डिजाइन बन रही है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जा रहे हैं, विलाय पाए जा रहे हैं, मैम इनका क्या रोल है, मैं बताती हूँ। विलाय बेसिकली क्या करते हैं बेटा, अब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। कैसे, मेरी बात सुनो। मान लो कि अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग पर विलाय नहीं होती, ठीक है, जैसे कि तुम्हारी स्मॉल इंटेस्टाइन है और जो इसके अंदर वाली लेयर आपको नजर आ रही है, ये वाली, ये इसकी लाइनिंग कहलाती है, ठीक है। तो मान लो कि अगर यहाँ पर कोई विलाय नहीं है तो अब्जॉर्प्शन कहाँ से होगा, अब्जॉर्प्शन यहाँ से होगा, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, है ना, यहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अब्जॉर्ब हो जाएंगे। मतलब कि इंटेस्टाइन की वॉल को क्रॉस करके स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में, भाई स्मॉल इंटेस्टाइन पूरी एलिमेंट्री कैनाल बेटा क्या है, ट्यूब ही तो है ना। तो एलिमेंट्री कैनाल की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये भी तो ट्यूब है। तो ट्यूब का जो ल्यूमेन है, मतलब ट्यूब के अंदर जो खाली जगह है जिसको अपन ल्यूमेन बोलते हैं, उस खाली जगह पे, स्पेस पे, ल्यूमेन में क्या है, डाइजेशन हुआ और ये सारे न्यूट्रिएंट्स बने हैं। अब इन न्यूट्रिएंट्स को क्या करना है, इंटेस्टाइन की वॉल को क्रॉस करके ब्लड स्ट्रीम में जाना है, ठीक है। तो मान लो कि ये जो इंटेस्टाइन की वॉल की जो लाइनिंग है इस पे विलाय नहीं होती,
तो अब्जॉर्प्शन कहाँ होता, ये सरफेस पे होता, लाइनिंग के सरफेस पे होता, राइट। और अब हम लेते हैं दूसरा केस जहां पर क्या है, विलाए हैं, विलाए हैं। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि जरा बताना अब कैसे होगा अब्जॉर्प्शन, तो आप बोलोगे कि मैम ये जो विलाए दिख रहे हैं, विलाए से ही तो होगा ना अब्जॉर्प्शन। मैम ये देखो यहाँ से भी अब्जॉर्ब हो रहा है, यहाँ से भी, 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 यहाँ से भी। ओ माय गॉड, यानी कि विलाए की प्रेजेंस से क्या हो रहा है, अब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है। अब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। पहले भाई सरफेस एरिया तुम लोग समझ रहे हो ना, जैसे कि मान लो मेरे पास ये पेपर है, इसको अगर मैं ऐसे फोल्ड कर दूं तो इसका कम सरफेस एरिया एक्सपोज्ड है, और अगर मैं इसको ऐसे खोल दूं तो देखो अब इसका ज्यादा सरफेस एरिया एक्सपोज नहीं हो जाएगा। तो सरफेस एरिया का तुम लोग मतलब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। मैं ऐसे पेपर को रुको, मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, ये देखो, मैं बोलूँ देखो बेटा मेरे पास कितना बड़ा पेपर है, आप बोलोगे कि मैम क्या कितना बड़ा पेपर, क्या आपके पास तो छोटा सा पेपर है। मैंने कहा नहीं ध्यान से देखो, देखो कितना बड़ा है। तो आप बोलोगे कि मैम आपका पेपर तो बहुत छोटा है। मैंने कहा बेटा अभी ना पेपर को मैंने ऐसे फोल्ड करके रखा हुआ तो तुमको ये छोटा दिख रहा है, जब मैं इसको खोलूंगी तो तुम्हें पता चलेगा कि ये सच में बड़ा है। एग्जैक्टली माई पॉइंट बेटा, कि स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल की जो लाइनिंग होती है ना, उसमें से कई सारे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको अपन विलाय बोलते हैं, और हर एक विलस, प्लूरल होता है विलाय, सिंगुलर होता है विलस, और हर एक विलस के थ्रू क्या होता है बेटा, जैसे कि ये एक विलस है, इससे क्या होगा, इससे देखो इसके पूरे सरफेस एरिया से न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब होंगे, इंटेस्टाइन की वॉल को क्रॉस करके ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे। दूसरा विलस है, इसके भी पूरे सरफेस एरिया से क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स अंदर 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 घुसेंगे और इंटेस्टाइन की वॉल को क्रॉस करके ब्लड में जाएंगे। ये तीसरा विलस है, इसका जो पूरा सरफेस एरिया है, इसका जो पूरा सरफेस एरिया है, इससे न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे, अंदर जाएंगे और ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे। आ रही है बात समझ में, कि इंटेस्टाइन की लाइनिंग पर ये जो विलाय होते हैं, ये एक्चुअली अब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। ये अगर तो विलाय नहीं हुए तो देखो अब्जॉर्प्शन के लिए काफी कम सरफेस एरिया है। अब्जॉर्प्शन के लिए देखो यहां पर काफी कम सरफेस एरिया, मतलब इतने ही सरफेस पर क्या होगा, इतने ही सरफेस से न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन होगा। लेकिन अगर विलाय हो गए तो हर एक विलस के सरफेस से क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स अंदर जाएंगे। देखो कितने सारे विलाय, इतने सारे विलाय का इतना सारा सरफेस एरिया, और हर एक विलस के सरफेस एरिया से क्या हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स अंदर जा रहे हैं। तो सरफेस देखो बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, सरफेस एरिया अब्जॉर्प्शन का। बस इतना सा पॉइंट है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्योंकि मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन होना है न्यूट्रिएंट्स का, तो इसके लिए एक स्पेशल फीचर जो है इंटेस्टाइन की लाइनिंग में पाया जाता है, क्या, प्रेजेंस ऑफ दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिनको अपन क्या बोलते हैं, विलाय। ये विलाय क्या करते हैं बेटा, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन, सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन। ये अब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। ठीक है, चलो अब देखो एक बहुत अच्छे, मतलब एक तो ये हो गया कि हाँ विलस, ये जो विलाय होता है ये अब क्या करेंगे, अब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ा देंगे। उसके अलावा हर एक विलस जो होता है बेटा वो रिचली सप्लाइड होता है ब्लड कैपिलरी से। ये देखो ये विलाय की ही जो है ना एक सिंप्लीफाइड तुमको पिक्चर दिखाई जा रही है, दिख रहा है तुमको, ये देखो ये है एक विलस, ये है दूसरा विलस, पीछे और भी तुमको दिख रहे होंगे कई सारे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हर एक विलस जो है बेटा उसके अंदर तुमको ब्लड कैपिलरीज दिख रही होंगी। ये देखो ये ब्लू और रेड कलर की क्या है, देखो ब्लड कैपिलरीज है। ठीक है, और साथ में आपको ये ग्रीन कलर की एक और कैपिलरी दिख रही होगी बेटा, इसको हम बोलते हैं लिम्फ कैपिलरी। तो ये रेड और ब्लू जो है ये हो गई आपकी ब्लड कैपिलरी, ठीक है, और ये ग्रीन वाली क्या हो गई, ये हो गई लिम्फ कैपिलरी। आप बोलोगे कि मैम ये लिम्फ कैपिलरी क्या है, बेटा जब अपन पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम वहां पर मैं आपको लिम्फ पढ़ाऊंगी, और लिम्फ पढ़ाऊंगी तो आपको लिम्फ कैपिलरी के बारे में समझा दूंगी। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि आपने बोला कि मैम चलो ठीक है स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब होंगे तो वहां पर अब्जॉर्प्शन अच्छे से होना चाहिए, इसीलिए इंटेस्टाइन की लाइनिंग में क्या है, विलाय है। ये विलाय क्या करते हैं, अब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, मतलब ज्यादा सरफेस एरिया से क्या होता है फिर अब्जॉर्प्शन हो पाता है इंटेस्टाइन में।
लेकिन मैम जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो तो बोलेंगे कि यार हम क्यों विलाय के अंदर जाएं। भाई देखो, आप बोलोगे कि मैम विलाय के अंदर जाने के बाद क्या होता है, जैसे कि मान लो ये आपकी इंटेस्टाइन हो गई, ठीक है, ये विलाय हो गए, ठीक है, और ये आपके न्यूट्रिएंट्स हो गए, ये न्यूट्रिएंट्स हो गए, ठीक है। अब इन न्यूट्रिएंट्स को कहाँ जाना है बेटा, ये देखो ये न्यूट्रिएंट्स अभी हैं कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ल्यूमेन है, जो खाली जगह है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहां पर पड़े हुए न्यूट्रिएंट्स। इनको कहाँ जाना है, इनको जाना है ब्लड में, इनको जाना है कहाँ, ब्लड में। तो ये बोलेंगे कि भाई हमें तो इंटेस्टाइन से बाहर निकल करके ब्लड में जाना है, हम ये विलाय के अंदर क्यों जाएं। माना कि विलाय क्या कर रहा है, अब्जॉर्प्शन का सर्फेस एरिया बढ़ा रहे हैं, पर हम ये न्यूट्रिएंट्स बोल रहे हैं कि हमको तो ब्लड में जाना है, हम विलाय के अंदर क्यों जाए। तो भाई ये जो विलाय है ये बोलते हैं कि अरे पगलो, हमारे अंदर रिच सप्लाई होती है ब्लड कैपिलरीज की, यानी कि हमारे अंदर खूब सारी ब्लड कैपिलरीज होती है, और उन ब्लड कैपिलरीज में क्या है, ब्लड ही तो है। जैसे कि मान लो कि ये एक विलस है, यहाँ पर आ गई एक ब्लड कैपिलरी, इसके पास भी आ गई ब्लड कैपिलरी, इसके पास भी आ गई, इसके पास भी आ गई, ये सारी जो बेटा ब्लड कैपिलरीज है ये अल्टीमेटली जाकर के कहाँ ओपन होंगी, ये अल्टीमेटली जाकर के ओपन होंगी एक बड़ी ब्लड वेसल में, ठीक है। तो जो आपके न्यूट्रिएंट्स थे वो यही तो चाह रहे थे ना कि हमें इंटेस्टाइन से निकल करके कहाँ जाना है, ब्लड में जाना है, तो हम विलाय के अंदर क्यों जाए। तो विलाय ने बोला कि भाई हमारे अंदर तो खुद ही ब्लड कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरीज में क्या है, ब्लड है, तो अगर कोई न्यूट्रिएंट हम में आता है यानी कि विलाय के अंदर आता है तो वो अल्टीमेटली कहाँ आ जाएगा, अरे ब्लड कैपिलरी के ब्लड में ही ना आ जाएगा। तो क्यों इतनी टेंशन लेनी है भाई किसी चीज की। तो इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में आपको ये न्यूट्रिएंट्स दिख रहे हैं, ठीक है। ये न्यूट्रिएंट्स बेटा कहाँ जाएंगे, ल्यूमेन से निकल करके विलाय के अंदर जाएंगे, और विलाय के अंदर आप देख सकते हो कि कितनी बढ़िया ब्लड सप्लाई चल रही है, कितनी सारी ब्लड कैपिलरीज है। तो ल्यूमेन से निकल करके कहाँ गए न्यूट्रिएंट्स, विलाय के अंदर गए, विलाय के अंदर कहाँ जाएंगे, ब्लड कैपिलरीज में जाएंगे, यानी कि वो आ जाएंगे ब्लड में। ये सारी बेटा ब्लड कैपिलरीज कहाँ खोलेंगी, जाकर के बड़ी ब्लड वेसल में। तो अल्टीमेटली न्यूट्रिएंट्स कहाँ आ रहे हैं, ब्लड स्ट्रीम में, बड़ी ब्लड वेसल में तो आ रहे हैं जहां पर उनको आना था। तो ल्यूमेन से निकल करके कहाँ आएंगे, विलाय में। विलाय में क्या है, ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है, लिम्फ कैपिलरी भी है, तो न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे ब्लड कैपिलरीज में और लिम्फ कैपिलरी में, और अल्टीमेटली कहाँ आ जाएंगे, वो बेसिकली ब्लड में आ जाएंगे, ठीक है। जो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल है बेटा वो ल्यूमेन से निकल करके आते हैं विलाय में, और विलाय से पता है कहाँ जाते हैं, लिम्फ कैपिलरी में जाते हैं, ब्लड कैपिलरी में नहीं जाते। ग्लूकोज जो बना, अमीनो एसिड्स जो बने, नाइट्रोजन बेसिस जो शुगर, ये जो चीजें बन रही है, ये जो न्यूट्रिएंट्स बन रहे हैं, ये विलाय के अंदर कहाँ आएंगे, ब्लड कैपिलरी में आएंगे, ब्लड में आएंगे। और जो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल है वो लिम्फ कैपिलरी में आते हैं। अल्टीमेटली बेटा लिम्फ कैपिलरी भी ब्लड में जाके खुलती है, लेकिन इनिशियली तो जो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल है वो लिम्फ कैपिलरी में आते हैं, वो ब्लड कैपिलरी में नहीं आते हैं। ऐसा क्यों, आगे पता चलेगा, ठीक है। चलो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया, मेजर अब्जॉर्प्शन हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, और खाना नीचे गया कहाँ, भाई स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया क्या, खाने का कंप्लीट डाइजेशन, न्यूट्रिएंट्स का मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन भी हो गया। अब जो बचा है वो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है, तो वो अनडाइजेस्टेड वेस्ट कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल करके लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचेगा। कहाँ पहुंचेगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में आप बोल सकते हो कि जो कोलोन पार्ट है वहां पर थोड़ा बहुत पानी और मिनरल्स क्या होंगे, अब्जॉर्ब हो जाएंगे, है ना। मैंने पहले ही कहा था कि कंप्लीट और मैक्सिमम में फर्क है। मैंने बोला कि स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट्स का मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि थोड़े बहुत जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आगे लार्ज इंटेस्टाइन में भी अब्जॉर्ब होंगे, जैसे कि पानी हो गया, मिनरल्स हो गए, ये कहाँ अब्जॉर्ब होंगे, लार्ज इंटेस्टाइन में होंगे। तो खाने का हो गया कंप्लीट डाइजेशन, न्यूट्रिएंट्स हो गए मैक्सिमम अब्जॉर्ब स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जो बचा है वो अनडाइजेस्टेड फूड है, वो कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में भी क्या होगा, उस अनडाइजेस्टेड फूड से पानी और मिनरल्स क्या होंगे, अब्जॉर्ब हो जाएंगे। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन में पानी और मिनरल्स के अब्जॉर्प्शन के बाद जो बचा है वो कैसा है, अनडाइजेस्टेड और अनअब्जॉर्ब्ड वेस्ट है, जिसको बाहर निकालना पड़ेगा। सो द अनअब्जॉर्ब्ड फूड इज सेंट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, जहां पर पानी का अब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ठीक है। द रेस्ट जो होगा मटेरियल, इट इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनस, की जो पोस्टीरियर ओपनिंग है एलिमेंट्री कैनाल की, उससे बाहर निकल जाएगा। जो एग्जिट होता है वेस्ट का, दिस इज रेगुलेटेड बाय एनाल स्फिंक्टर, वही
बेसिकली जो स्फिंक्टर होती है ना, वो स्फिंक्टर मतलब स्फिंक्टर मसल्स होती हैं, सर्कुलर शेप की मसल्स होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती हैं। ये जो स्फिंक्टर मसल्स होती हैं ये बेसिकली आप बोल सकते हो कि किसी ना किसी ओपनिंग पर पाई जाती हैं, ताकि ओपनिंग को ये स्फिंक्टर मसल्स खोल सके, बंद कर सके, खोल सके, बंद कर सके अपने कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के थ्रू। ठीक है, तो एनस पर एनाल स्फिंक्टर पाया जाता है, और एनाल स्फिंक्टर क्या करेगा, एनस की ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करेगा। और जो प्रोसेस हो रही है वेस्ट के रिमूवल की फ्रॉम द बॉडी, इसको हम बोलते हैं इजेशन। इसके पहले एसिमिलेशन, तो देखो ब्लड स्ट्रीम में सारे न्यूट्रिएंट्स आ गए, अब ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ जाएंगे, ब्लड सेल्स में जाएंगे। ब्लड सेल्स क्या करेंगे, इनको इस्तेमाल कर लेंगे, और इसी स्टेप को अपन क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। द ब्लड अब्सॉर्ब फ्रॉम द फूड न्यूट्रिएंट्स, सॉरी फ्रॉम ब्लड अब्सॉर्ब्ड फूड न्यूट्रिएंट्स आर देन ट्रांसपोर्टेड टू बॉडी सेल्स, जहां पर वो इस्तेमाल किए जाएंगे एनर्जी के लिए, बिल्डअप के लिए, टिश्यूज और ओल्ड टिश्यूज के रिपेयर के लिए। इस एंटायर प्रोसेस को हम बोलेंगे क्या, एसिमिलेशन। सो दैट्स इट गाइज, आज के लेक्चर में हमने न्यूट्रिशन की प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया है। अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, जहां पर हम स्टार्ट करेंगे न्यू लाइफ प्रोसेस को, रेस्पिरेशन को। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक अगर वीडियो अच्छा लगा ये वाला तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, बाकी सारे अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करके भी जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।